नाज़रीन सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान अथर काज़मी प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका खैर मकदम करता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों में होने वाले उन अमराज के बारे में जब कि हम सर्जरी को प्रेफर करते हैं। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और आप उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जरी से फेलोशिप हासिल कर रखी है। हमारी मुराद डॉक्टर तनवीर रोशन खान साहब से है। डॉक्टर साहब खैर मकदम है खदीजा टीवी पे। पहला सवाल यह है कि पीडियाट्रिक सर्जरी को अगर हम डिफ़ाइन करें या हमारे नाजरीन जानना चाहें तो इसमें कौन कौन से अमराज आते हैं? जी बहुत शुक्रिया अतर साहब मुझे सेहतमंद ज़िंदगी में बुलाने के लिए। आपका सवाल बहुत ही जायज़ है और बहुत ही दुरुस्त है, क्योंकि हमारे जो माशरे में लोग अभी भी इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। वो अभी भी ये मान के चलते हैं कि बच्चों में कोई सर्जरी की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो पीडियाट्रिक सर्जरी ये वो ब्रांच है सर्जरी की जो थोड़ी नई है। सर्जरी हम लोग सब जानते हैं, जराहत सब लोग जानते हैं, जराहत चलती आई है ज़माने से। सो ये जराहत अतफ़ाल जो कह सकते हैं कि बच्चों की सर्जरी, ये थोड़ी नई है। इसमें हम लोग जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम रखा है, उनसे बड़े स्कूल गोइंग से लेके 16 साल तक के बच्चों में जो सर्जरी की प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करना है, जो मतलब दोज हु नीड सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ एनी सॉर्ट, छोटे से लेके डे 0 से लेके 16 साल तक का, वो यूजुअली पीडियाट्रिक सर्जरी में कवर होती है। इसमें एक छोटा डिवीज़न भी है, हालांकि जिनका काम बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग नियोनेटल सर्जरी कहते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी वो पैदा हुए हैं और 1 महीने से बड़े नहीं हैं, उनको हम लोग सेपरेटली एक नियोनेटल सर्जरी में नौमौलूद जिन्हें कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो एक महीने का वक्फा थोड़ा अलग है, बाकी सब पीडियाट्रिक सर्जरी आता है। डॉक्टर साहब अगर हम इसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे सिम्टम्स देखें कि कैसे हम ये समझें कि अब इस बच्चे को पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना है? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से हम लोग जो डेवलपिंग नेशंस में हैं, वो यूजुअली पीडियाट्रिशियन के पास सबसे पहले पहुँचते हैं। वो ये मानते हैं कि यही हमारा सारा इलाज करेंगे, और एक्चुअली होता भी यही है, हो भी यही रहा है कि वो सारे पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं। तो उनकी जो शुरुआती जो तकलीफ़ें हैं, जो जिनसे जिन्होंने लेके वो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के, वो हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद इन चीज़ों को तलाश करते हैं कि आखिर वो चीज़ें लेके ये पीडियाट्रिशियन के पास जब जाते हैं तो वो उनको हमारे पास जब भेजते हैं तो वो उन दरमियान क्या बदल जाता है। लेकिन एक आम आदमी, एक आम इंसान की हैसियत से जिनको समझना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है, उनमें 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है। एक, वो माँ का दूध पिए पैदा होने के बाद, मतलब अमूमन हम लोग फ़ौरन शुरू कर देते हैं माँ का दूध, उसमें कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, वो पेशाब वक्त के हिसाब से कर लें, यानी जो हमारा साइंटिफिक वक्त है वो 12 घंटे का है कि 12 घंटे के अंदर उसको पेशाब कर लेना चाहिए। थर्ड चीज़ है लैट्रिन, जो बहुत अमूमन सभी लोग जानते हैं, लेकिन एज ए सर्जन और एज ए एकेडमिशियन हम ये जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको ये 3 चीज़ मुकम्मल हो जानी चाहिए। यानी उसकी पहली खुराक मिल गई, पहली बार उसने पेशाब कर लिया और पहली बार लैट्रिन कर लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जो पूछा कि इन सिम्टम, इन्हीं तीनों के सिम्टम्स जो हैं, जो हमें ये बताएं कि ये तीनों चीज़ें नहीं हुई, तो वहाँ सर्जन का रोल फ़ौरन आ जाता है। लाइक बच्चा अगर दूध नहीं पी पा रहा है तो ठीक है, मेजॉरिटी कंडीशन में वो हो सकता है कमज़ोरी से ना पी रहा हो, सेप्सिस से ना पी पा रहा हो,
और कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ना पी पा रहा हो, लेकिन सर्जन का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? वो इसलिए कि कभी हो सकता है उसमें वो खाने की नली ना बनी हो, खाने की और सांस की नली मिली हुई हो, या उसके अंदर का तलवा कटा हो। ये सब वजह है जिनकी वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा हो। तो सर्जन का रोल इसमें फ़ौरन आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि वो जाएगा तो पीडियाट्रिशियन के पास ही, अब वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है और फिर एक सर्जन को कॉल करता है, ये उसकी दिमाग पे मुनहसर है। दूसरी बात पेशाब की, पेशाब वो वक्त से अगर 12 घंटे में कर लेता है तो नॉर्मली सब लोग उसको नॉर्मल 24 घंटे तक भी अलाउड है, वेट कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड और उसके बाद भी नहीं कर रहा है तो इसमें तो वो डायरेक्टली पीडियाट्रिक सर्जन के कांटेक्ट में होना चाहिए। और ये हमारे सब लोगों को और पीडियाट्रिशियंस को, जनरल डॉक्टर्स को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, पीएचसी, सीएचसी सबको पता होना चाहिए कि ये एक सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसलिए भी और सबको ये बताना चाहता हूँ कि सर्जिकल प्रॉब्लम ठीक है कम होती हैं, लेकिन जल्दी पता लगना ज़रूरी है। मेरा ठीक है, हमने जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स बताई, बीमारियां बताई, उसमें हो सकता है 10% में सर्जन का रोल होता भी यही है, लेकिन वो पहले पता लगना ज़रूरी है। यानी हमारा अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज डिजीज़ बहुत ज़रूरी है। ये मैं मतलब हम लोग रोज़ ये ओपीडीज़ में देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो बहुत देर से आते हैं, उनको हमें भी ऑपरेट करने में और एनेस्थीसिया देने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। तो एक सिंपल चीज़ को हम कॉम्प्लिकेट करके सर्जन के पास भेजते हैं, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तनवीर, अगर हम देखें अक्सर करके जो बच्चों में ख़ास तौर से कभी कभी ये देखने में होता है कि वो इंटरनली उनकी किसी तरह की कोई ग्रोथ है, मसलन पखाने का मुकाम नहीं होना उसको इस तरह से, या जो लब होते हैं यानी जो ओंठ होते हैं इस पे कटा हुआ होना, या तालू में कुछ होना, तो इस तरह के क्या बीमारियां किस तरह से होती हैं और कैसे इनको इलाज से दुरुस्त किया जा सकता है क्या? देखिए अतर साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे, क्योंकि आपने जो होंठ का नाम लिया ये बहुत कॉमन है और ये एक ओवरलैपिंग और ग्रे जोन है जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन्स भी हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, इवन जनरल सर्जन्स भी, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये होता तो कुदरती है। ये जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस वक्त जो टिश्यू ग्रोथ हो रहा होता है वो किसी वजह से भी अगर हैम्पर होता है, किसी बीमारी की वजह से, माँ की बीमारी, किसी चीज़ की कमी की वजह से, या कोई और एक्सपोजर उसको होता है उस वक्त, उसकी वजह से ये कहीं भी किसी भी लेवल पे एक्चुअली चेहरा कई हिस्सों में बनता है। ये दिखता तो एक है लेकिन ये कई हिस्से आके जुड़ते हैं और वो अपनी जगह मुकाम अपना बनाते हैं। तो इसलिए वो किस वक्त पे जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से डिफेक्ट होता है। तो ये हम लोग भी इनकम पास हमारी उसमें भी आता है और प्लास्टिक सर्जरी पे। लेकिन कुछ प्लास्टिक सर्जरी के जिन्होंने कुछ अपना स्माइल ट्रेन और कुछ प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसमें अब मेजॉरिटी वही लोग करते हैं। हम लोग का, जैसे आपने इंटरनल ग्रोथ की बात कही, तो जैसे हम लोग जानते हैं सबका एक खाने की नली है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और लैट्रिन का मुकाम है। इनमें कहीं भी गांठ हो सकती है, कहीं भी इनका डुप्लीकेशन हो सकता है जो एक गांठ की तरह महसूस होता है। पैदा होते वक्त भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हर चीज़ होती है, शर्त यह है कि हम उसे पकड़ सकें। जैसे पैखाने का मुकाम ना होना, ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इंडिया में एक हर 4000 से 5000 बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है। तो आप सोचें हमारे यहाँ जो यूपी में 8 करोड़ की बच्चों की पॉपुलेशन है तो उसमें कितना ज़्यादा इंसिडेंस होगा। मेरा मकसद कहने का ये है कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं। पैखाने का मुकाम ना होना ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पीडियाट्रिशियन के लिए, सब के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अब तो ये गया हाथ से। लेकिन मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी ने, मॉडर्न टेक्निक्स ने इन सारे बच्चों को एक नॉर्मल ज़िंदगी देने में बहुत अहम रोल है। मतलब ये हम उनको बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं। वो रास्ता ना होना एक छोटी चीज़ है, दिखता ऐसा है कि सिर्फ रास्ता नहीं है। होता क्या है कि वो रास्ते पे तो एक पर्दा होता है जिसको खाल वो पूरा बंद होता है, वो तो है ही है। जो नहीं बना हिस्सा होता है या जहाँ तक बना है ये जाके पेशाब के रास्ते से जुड़ जाता है, तो ये और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो 40 से 50% केसेस में यही होता है। लेकिन हम लोग सर्जरी से इनको भी बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं।
हमारे अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे, तो इससे जो और बॉडी के पार्ट्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता होगा। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, अगर आप एग्ज़ाम्पल की तरह लें, जैसे ये आपने बताया मुकाम ना होना या रास्ता ना होना, तो ये क्या करेगा? जब रास्ता नहीं है तो पूरी बड़ी आंत पहले फूलेगी, वो फूलेगी तो ऊपर और जितनी आते हैं वो सारा एरिया फूलेगा। होगा क्या, बच्चा एक तो लैट्रिन नहीं कर पा रहा है, दूसरा उसकी जो इंटरनल सिक्रीशंस हैं या जो कभी दूध पिला दिया है या जिनको नहीं पता है इग्नोरेंस में, वो सारा जाके इकट्ठा होगा। तो यानी वो प्रेशर देगा छोटी आंत को, फिर पेट, और फिर लिवर, और फिर हार्ट, फिर लंग। तो कहने को तो ये एक बहुत ही टर्मिनल बीमारी है, बहुत ही नीचे हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है? होते होते ये होगा कि वो बच्चे का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन में असर पड़ता है, और फाइनली वो मर भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस स्टेज पर डिटेक्ट कर लेते हैं। आपने जैसा पूछा, ये सारी चीज़ों पे असर डालेगा, क्योंकि ये तो फूल रहा है, या ओपनिंग ही नहीं है उसकी, तो वो फूल रहा है। फूलने से क्या हो रहा है कि वो एक पीछे पूरे निज़ाम को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये सारी जो चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत कम जगह पे है। अभी हम अगर अपने स्टेट को देखें, उत्तर प्रदेश में, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हम कहाँ पे अपने आप को रखते हैं? देखिए, हम लोग, चूँकि मैंने यूके भी देखा है, यूएस भी देखा है, मैं शुरू वहाँ से कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ही हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कर रही है, ख़ास तौर से पीडियाट्रिक सर्जरी में। ये पीडियाट्रिक सर्जरी का एक लोगों को एक एहसास है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरल सर्जरी वाले लोग काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी जो हमारे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, ये कहीं और पॉसिबल नहीं है। यूपी में हमारे यहाँ सिर्फ 3 या 4 जगह ऐसी जहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है, जो कि मैंने जैसा पहले बताया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत नाकाफ़ी है, बहुत ही कम है। जो बीएचयू है एक सेंटर, एक लखनऊ है, एक अलीगढ़ है, और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में छोटे मोटे एक या एक दो पीडियाट्रिक सर्जन कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इनकी पढ़ाई या डिग्री दी जाए वो यही 2-3 जगह ही हैं, जहाँ पे कुछ मल्टी स्पेशलिटी एकेडमिक काम भी जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये सिखाया भी जा रहा है कि हाँ एग्जैक्टली आप क्या करते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी में। तो यूपी एज सच, साउथ में तो बेटर है सिचुएशन, वहाँ पे सेंटर्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड्स हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी डॉक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। यूपी में अभी भी थोड़ा इस शोबे के लिए, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल ये है कि बच्चों में अक्सर करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जिन्हें लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, लोग अक्सर करके मिथ भी है। क्या बच्चों को कैंसर जो होता है, ट्यूमर्स इस मामले में, उसका भी इलाज इस फील्ड में किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग काफ़ी ट्यूमर्स को हम लोग ट्रीट करते हैं। जो बच्चों के ट्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मली गुर्दे के ज़्यादा होते हैं, जो कहने को तो कुछ साल के बाद होते हैं जन्म के, लेकिन वो मौजूद रहते हैं, जिनको पहचानना होता है, और इनके जो जिसे कहते हैं असरात दिखना जो शुरू होते हैं वो 1 से 2 साल के बाद ही होते हैं, और नॉर्मली ये पकड़ में नहीं आते हैं। एक जैसे बच्चे को नहला रही है माँ, तो उसको अचानक से एक छोटी सी गांठ महसूस होती है पेट में, जो बग़ैर तकलीफ़ के बदन में मौजूद है। उसको ये लगता है कि सिर्फ नहलाते हैं या पकड़ते हैं तो ये चीज़ महसूस होती है। नॉर्मली ये एक कैंसर का शुरुआती जिसे कहते हैं कि लक्षण या शुरुआती वो सिम्टम हो सकता है, जो हम लोग मान के चलते हैं कि उसी वक्त अगर उसका कंसल्टेशन हो तो बहुत हद तक हमें उनमें मदद मिलती है उनको इलाज करने में। तो गुर्दे के ट्यूमर्स हो गए जो नॉर्मली हम लोग ट्रीट करते हैं, और गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उनके ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो हम लोग ट्रीट करते हैं। एक और देखने में बड़ा गंभीर और बहुत ही सीरियस ट्यूमर होता है जिसको हम लोग सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के पास। इसको अगर हम आप सही अपने लफ्ज़ों में अगर कहेंगे आम लोगों के उसको, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आम लोगों में ये एक ऐसा ट्यूमर है जिसको हम लोग बताते हैं कि जिस पे बच्चा बैठता है। कोई भी ट्यूमर है जिस पे आप कभी बैठ नहीं सकते हैं, ये एक ऐसा ट्यूमर है जो एक सीट की तरह काम करता है।
बच्चे के जो लैट्रिन का मुकाम है और जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है, इसके बीच में एक गद्दी नुमा ट्यूमर बन जाता है। सो ये वो बच्चे होते हैं जिनको एक बड़ा सा पीछे गांठ होती है और उन पे वो बैठ जाते हैं। सो हम लोग इसको क्लासीफाई ऐसे करते हैं, दोज ट्यूमर्स ऑन विच द पेशेंट कैन सिट एक्चुअली। सो ये देखने में ऐसा है जिस पे बड़ा सा गांठ है और उस पे बच्चा बैठ सकता है। ये हम लोग उनको समझाते हैं कि ये सैक्रो, क्योंकि वहाँ पे उसी एरिया में न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको हम लोग मेनिंगोसील कहते हैं या मेनिंगोमाइलोसील। दोनों गांठों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक ट्यूमर नहीं है और एक ट्यूमर है। सो हम ये मान के चलते हैं कि उसका डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है। सो इस तरह के ट्यूमर्स हम लोग हो गए, गुर्दे के हो गए, देन पेशाब की थैली के बहुत सारे ट्यूमर्स हो गए, सीने के ट्यूमर्स हो गए, लिवर के ट्यूमर्स हो गए, और एक्सट्रीमिटीज़ जिसको हाथ और पैर के ट्यूमर्स कहते हैं, ये सारे हम लोगों के डिपार्टमेंट में ट्रीट होते हैं। और ये मल्टी स्पेशलिटी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग कई लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सर्जन, पीडियाट्रिशियंस, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड कीमोथेरेपी के लिए पीडियाट्रिशियंस। सो ये एक टीम वर्क है और बहुत सारे ट्यूमर्स आते हैं। महीने में हम लोग अपने डिपार्टमेंट में करीब 7-8 से 10 तक हो जाते हैं जिनको रेफरेंसेस और जिनको ऑपरेट करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, ये लोग ट्यूमर्स को बच्चों में नहीं समझते हैं कि इनको भी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो आते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों के पैदा होने के बाद जेंडर के बारे में बड़ी वो हो जाती, अक्सर तो नहीं कहेंगे, बहुत कम, रेयर में, तो उसमें आपका क्या रोल रहता है? यानी पता ही नहीं चलता कि बच्चा जो हुआ है वो लड़का है या लड़की। चलें, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें जो हम लोग जानते हैं, जो ये लोग होते हैं जिन्हें लोग अक्सर थर्ड जेंडर भी कहते हैं, ये बचपन से होते हैं। और ये मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग ना वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से कि इसमें सर्जन का भी क्या रोल हो सकता है। सो ये वो बच्चे हैं जिनको हार्मोन्स की वजह से, बेसिकली हार्मोन्स की वजह से जो जेंडर जैसा होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसको हम लोग एम्बिगुअस जेनिटेलिया, एम्बिगुअस मतलब कुछ कंफ्यूजिंग सा, जो क्लियर नहीं है, छुपा हुआ, ढका हुआ। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो लोगों को ये नहीं पता होता है ये लड़का है या लड़की है। तो वो एक ये बहुत बड़ा सोशल इशू है, क्योंकि वो हर माँ बाप चाहता है कि वो बताए कि हमें क्या पैदा हुआ है। तो इसमें जो सर्जन का रोल होता है, क्योंकि जो बीमारियां हैं ये, इसमें हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि जेनेटिकली या ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उसको क्या बनाया है। उसके लिए हम लोग कैरियोटाइपिंग कराते हैं जिसमें उसका XY या एक्सेस से डिसाइड होता है कि लड़का है लड़की। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि देख के बनावट कि ये क्या है। हमें ये पता करना होता है कि ये इसके जो मेल को जो टेस्टिस होते हैं या जो जेंडर, उसका जो गोलियां जिसे कहते हैं, वो बनी है या नहीं है। अगर बनी है तो क्या पेट में है या नीचे है। और जैसे फीमेल का जो बनावटी है तो उसमें क्या वजाइनल पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं है, या अंदर उसके यूट्रस जिसको बच्चेदानी है और ओवरीज जो अंडे वाली जो ग्रंथियाँ वो हैं कि नहीं। सो उसमें हम लोग का रोल ये है कि हमें पता करना है क्या है, हमें बताना है कि ये मेल है फीमेल है, और बनाना भी है। ये थोड़ा सा अलग है और सर्जरी से। ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है और बहुत मुश्किल भी चीज़ है, क्योंकि हमने देखने में वो बच्चा लड़की लग रहा है, कैरियोटाइप में आता है XY है, हमने उनको बताया ये लड़का है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उसको कैसे लड़का बनाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग, अमूमन लोग चाहते हैं कि नहीं हमें इसको लड़का ही कराना है। तो ये चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं और उनको सर्जरी करके जैसा भी है बनाया जाता है। और जेनेटिक सेक्स और जो फिज़िकल सेक्स है उसको किसी तरह हद तक कोशिश करते हैं कि कोरिलेट हो जाए, वरना कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक सेक्स कुछ और है और अपीयरेंस कुछ और है। तो उसमें हम लोग एम्बिगुअस जेनिटेलिया एक बीमारी है जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन का बहुत अहम रोल है। फिजिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों वर्क जो है, मतलब उनका अपना अपीयरेंस जो होता है सामाजिक तौर पे, वो ठीक रहता है वैसे। देखिए, अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो
जो एक कुदरती टेंडेंसी है जो ह्यूमन सेक्स की, वो फीमेल है। कुदरती जो टेंडेंसी है तो वो फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं, वो बनेंगे ही, क्योंकि वो आसान है। फीमेल सेक्स का जो अपीयरेंस है वो इजी होता है, बिकॉज पेनाइल कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल काम है दुनिया में, ये आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बहुत रेयर है इसको बनाना। सो फेमिनाइजिंग जेनाइटोप्लास्टी जिसको हम लोग कहते हैं वो हो सकती है और वो आसान भी है। सो अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो एक प्री डिटरमाइंड है कि ये फीमेल की तरफ चले जाएं, हालांकि वो है नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो फिर उनका जेनेटिक एनालिसिस, देन कैरियोटाइपिंग और फिर उसकी सर्जरी, फिर हालांकि बहुत हद तक हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको नॉर्मल लाइफ दी जाए। जैसे किसी का एक टेस्टिस नीचे है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि दूसरा भी ढूंढ के नीचे करें, और अगर जो उसके पेशाब के रास्ते में बनावटी गड़बड़ है उसको सही करें और उसका जो पेनिस है उसको एक सही आकार दे सकें, ताकि वो एक नॉर्मल मेल की ज़िंदगी। इसमें हम लोग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का सहारा लेते हैं ताकि उनकी जो हार्मोनल गड़बड़ियाँ हैं उनको भी सही किया जा सके। डॉक्टर साहब ने बताया सारी बड़ी तफसील से। अक्सर करके बच्चों में एक और प्रॉब्लम आती देखा है कि वो कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, तो ये कितना नुकसानदेह, और इसमें आपका रोल, मतलब इस पीडियाट्रिक सर्जरी का रोल क्या रहता है? कब्ज़ एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है हमारे उसकी, हर बच्चे को आजकल का जो लाइफ स्टाइल और जो लिविंग स्टाइल रादर जो होता जा रहा है उससे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे तीसरे बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है। सर्जरी का रोल इसमें कहाँ आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कब्ज़ हर आदमी जानता है, हर डॉक्टर जानता है और उसका इलाज भी जानता है, अपने तरीके से वो हर तरह का इलाज करता है। लेकिन हर वो बच्चा जो 24 घंटे के बाद लैट्रिन करता है जी, पैदा होने के 24 घंटे के बाद, उसमें ये चीज़ देखना बहुत अहम है कि क्या इसको किसी सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि हम लोग ये जो हम लोग डील करते हैं उसको हर्शस्प्रंग डिजीज़ कहते हैं। हर्शस्प्रंग डिजीज़ के अब उसके एलाइड डिसऑर्डर्स हो गए हैं, बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ आ गई हैं। हर्शस्प्रंग एंड एलाइड डिसऑर्डर्स में कोई भी बच्चा, मान के चलते हैं हम लोग कि मेजॉरिटी 24 घंटे के अंदर लैट्रिन नहीं करते हैं, ये हर वो बच्चा जो इस तरह का है उसको सर्जन को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये रूल आउट करना कि ये हर्शस्प्रंग और एलाइड डिसऑर्डर तो नहीं है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, वो है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको हम लोग हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अक्सर औरतें आती हैं, वो कहती हैं बच्चा 6 महीने तक बिल्कुल ठीक था, अब जैसे ही इसको खाना दिया है अभी लैट्रिन नहीं करता है, 2-2 दिन, 3-3 दिन, हफ्ते नहीं करता है। इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो फीडिंग हैबिट बच्चों की चेंज होती है, 6 महीने तक वो माँ के दूध पे थे, अब जब उन्होंने बाहर का अनाज लिया उसको बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है, उसके रिएक्शन में या उसके वजह से, उसके असरात से वो लैट्रिन की थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी सब बदल जाती है। वो एक कॉन्स्टिपेशन वो है जिसमें यूजुअली मेजॉरिटी दवा से ठीक हो जाती है। इसको हम लोग हैबिचुअल या फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, बहुत मुश्किल होता है अगर ये थोड़े बड़े बच्चों में हुआ, जिनका डाइटरी हैबिट, सोने का टाइम, खाने का टाइम और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो कॉन्स्टिपेशन एक हम लोग उसको कहते हैं कि वो उलझ के रह जाता है। डॉक्टर, फैमिली, बच्चा सब उलझे हुए हैं, क्योंकि वो लैट्रिन नहीं करेगा तो क्या होगा, लैट्रिन और टाइट होगी तो और नहीं करेगा, क्योंकि उसको दर्द होगा, जब और दर्द होगा तो वो और रोकेगा, फिर वो और टाइट होगी, फिर वो और दर्द करेगी। ये साइकिल में फंसा रह जाते हैं सारे लोग। हम ट्राई करते हैं कि ये ब्रेक करें। इसमें भी सर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन लैक्सेटिव्स और ये सब देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये साइकिल ब्रेक करना और उनको बताना कि इस साइकिल को कैसे ब्रेक करना है, इसमें सर्जरी का बहुत रोल है। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि जनरल सर्जन में और एक पीडियाट्रिक सर्जन में क्या फ़र्क है, और कैसे वो एक समझा जाए कि हाँ, कि अब मुझे पीडियाट्रिक सर्जन के पास चलना है। देखिए, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जनरल सर्जन्स हमारे कलीग हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाए। मैं आपको दिल की बातें बता रहा हूँ, इसमें सेहतमंद की बात है इसलिए हम सारी बातें कह रहे हैं। जनरल सर्जन्स हमारे पास, जो हमारा परसेप्शन है, उनको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है
किसी भी बच्चे को सर्जिकली देर होने से, ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जनरल सर्जन एक हम लोग क्या बीमारी होती है बच्चों में जो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, या टेस्टिकुलर मैल डिसेंट, या टेस्टिकुलर अनडिसेंट, जिसमें गोलियां जो हैं वो अपने मुकाम पे नहीं होती हैं, दोनों गोलियां या एक या कभी होती हैं, कभी ऊपर आती, कभी नीचे आ जाती। इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एज ए पीडियाट्रिक सर्जन, एज ए टीचर वी नो कि ये गोली अगर 6 महीने के बाद तक नीचे नहीं आती है तो ये नीचे नहीं आएगी। हमारे जनरल सर्जन कलीग्स क्या कहते हैं, लर्नेड जनरल सर्जन, दे आर ऑल वेरी वेल पढ़े लिखे एंड ऑल, बट एक टेंडेंसी है कि नहीं साहब आप 5 साल तक वेट करो फिर हम इसको नीचे कर देंगे। ये हम लोग हर ओपीडी में सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें, मशवरे जो ये लोग देते हैं। मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि जो नुकसान गोलियों का होता है वो 6 महीने के बाद शुरू हो जाता है, और बाय द एज ऑफ 1.5 to 2 years मेजॉरिटी ऑफ दिस टेस्टिकुलर फंक्शन जो इनका काम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। सो अगर हम इनको 5 साल में ऑपरेट कर रहे हैं तो जो फ़ायदा होना चाहिए वो हम नहीं हासिल कर सकते जी। तो इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से मौजू हैं जिसमें जनरल सर्जन्स को हमें जल्दी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी हमारे इंडिया में अभी भी लोगों का माइंडसेट है कि वो सर्जन के पास जाते हैं, मतलब और वो चाहते हैं कि जो करीबी सर्जन हो उसको दिखा लिया जाए, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जन्स अभी भी कम अवेलेबल हैं। लेकिन मसला ये है कि वो चीज़ों को समझें कि हम, जैसे एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशाब की रास्ता अपनी जगह नहीं होता है, जिसको हम लोग हाइपोस्पीडियास कहते हैं, जिसमें मुकाम उसका वो टिप पे ना हो के नीचे होता है, जिसको वैसे झुका हो, उसमें भी वो लोग ऑपरेट करते हैं, कोशिश करते हैं। मेरा यही है कि वो सब ना करें, क्योंकि जो नुकसान हो जाता है वो इरिवर्सिबल है, ख़ास तौर से पीडियाट्रिक सर्जरी में, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग कुछ बनाते हैं, मतलब क्रिएशन है ये, मतलब लैट्रिन का मुकाम नहीं हुआ या पेशाब का नहीं हुआ या खाने का नहीं हुआ, इसको क्रिएट करते हैं। तो जनरल सर्जन्स बहुत सी हमारी सर्जरीज़ करते हैं, वो हर्निया कर लेते हैं, हाइड्रोसील कर लेते हैं, लेकिन मेरा बस उनसे यही है कि वो उस चीज़ को पहचाने कि जिसमें और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और इसको कहीं भेजने की, जिसको हम लोग एडिक्वेट रेफरल सिस्टम कहते हैं। बिना उसके हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत इम्प्रूव नहीं हो सकता। हमको भी बहुत सी चीज़ें फील्ड में, मतलब हमको भी बहुत सी चीज़ें नहीं आती, हम चाहते हैं उसको अर्ली रेफरल कर दें कहीं पे। सो रेफरल सिस्टम इज़, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जनरल सर्जन्स में और सारे सर्जन्स में, इनफैक्ट नॉट ओनली पीडियाट्रिक सर्जन्स। आखिर में डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन के लिए एक ऐसा मशवरा और एक ऐसा मैसेज कि वो क्या करें और क्या ना करें, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनको ये पता चले कि ये चीज़ जनरल सर्जरी से नहीं बल्कि एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए। ये एक नाजरीन के लिए मैसेज है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके सेहतमंद ज़िंदगी के मरहले से, कि बहुत से बीमारियां हैं बच्चों को, जैसे किसी बच्चे को भी हरी उल्टी होती है, किसी बच्चे का बार बार पेट फूलता है, उसको लैट्रिन सही नहीं होती है, किसी भी बच्चे की गोलियां अपने मकाम पे नहीं है, किसी को बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता है, मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपर, 5 साल का बच्चा है लेकिन उसका वज़न कम है। इन सारी चीज़ों में मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि आप एक पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आती है। एक एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, एक एक्सपर्ट डायग्नोसिस और एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो इन सारे बच्चों के लिए हमेशा एक अच्छे सेंटर पे जाएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें, जल्दी इन्वेस्टिगेशंस कराएं और बच्चों को प्रॉब्लम से बचाएं, क्योंकि मोस्टली ये सब चीज़ें सिंगल टाइम सर्जरी की होती हैं। अगर हम अपना गोल्डन टाइम खो देंगे तो ये नुकसान में रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना कीमती वक्त, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका जो शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा हैप्टिक और बहुत ज़्यादा बिजी रहे। वक्त ख़त्म होना चाहता है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।